अब हम अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों में अर्थव्यवस्थाओं को क्या करेंगे, बांटेंगे। अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकारों बांटेंगे। इतने प्रकार आपने अभी तक अर्थव्यवस्था के पढ़े भी नहीं होंगे। यह हम डिटेल में आपको विस्तृत से इसका क्या कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। अगर हम विकास की स्थिति के आधार पर देखें कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसा होने वाला है, कितना हो चुका है, उनके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटी होती है: विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकास की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: विकसित, अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर हम गतिविधियों की प्रणाली के आधार पर देखें कि वहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियाँ कैसी हो रही हैं, है ना, किसके हाथों में पूरी इकोनॉमी की बागडोर है, वहाँ पर डिमांड सप्लाई का फैक्टर कौन तय कर रहा है, तो उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी डेवलपमेंट के आधार पर विकसित, अविकसित, विकासशील, और जो एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उनके आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर हम देखेंगे गतिविधियों के पैमाने के आधार पर, यानी गतिविधियों का पैमाना कैसा है, छोटा है या बड़ा है, यानी माइक्रो है या मैक्रो है। तो गतिविधियों के पैमाने के आधार पर छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कामकाज की प्रकृति के आधार पर देखें तो स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था। कामकाज की प्रकृति है, स्टेबल है या फिर मोशन में है, निरंतर गतिशील है, तो स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था। संचालन की प्रकृति, यानी इसको गवर्न कौन कर रहा है, अंदर अपने राष्ट्रीय राष्ट्र तक सीमित है या फिर विश्व से भी उनका कोई कनेक्शन है। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो हमने अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार देखे। विकास के आधार पर विकसित, अविकसित, विकासशील। गतिविधियों के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। गतिविधियों के पैमाने के आधार पर छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। कामकाज की प्रकृति के आधार पर स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्थाएं, और संचालन की प्रकृति के आधार पर बंद और खुली अर्थव्यवस्था। ओके, फिर देखते हैं हम प्रगति की प्रकृति, यानी वहां पर जो प्रोसेस है, हमने विकास का जो स्तर, हम किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, तो उसके आधार पर पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था। प्रगति की प्रकृति के आधार पर पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, लेक्चर A to Z लास्ट में सब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय के स्तर देखें तो निम्न आय है, मध्यम आय है या फिर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: निम्न आय वाली, मध्यम आय वाली और उच्च आय वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर्थिक प्रणाली क्या है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें व्यक्ति और संस्थान, कोई व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एक विशेष क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। यानी आर्थिक प्रणाली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसमें कोई व्यक्ति हो या संस्थान हो, आपस में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यह समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको करने की क्या एक पद्धति है, एक थ्योरी है, एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है। 3 प्रमुख प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती हैं। आर्थिक प्रणाली कितनी होती हैं, 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं, जिनमें होती हैं आपकी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। यानी ऐसा तरीका जिसमें कोई व्यक्ति, संस्थान आर्थिक गतिविधियों करने के लिए आपस में क्या होते, कनेक्टेड होते। तो उन्हीं के आधार पर हमने आर्थिक जो प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, अब इनको हम आगे विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को देखते हैं कि क्या है ये। वैश्वीकरण की नई बाजार विचारधारा को निरूपित करने के लिए ये शब्द जो है मैनफ्रेड डी स्टीगर ने 2002 में गढ़ा था। यानी भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था, मैनफ्रेड डी स्टीगर द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से राष्ट्र को एक साथ जोड़ता है और वैश्विक विकास का क्या करता है, लक्ष्य रखता है। इस विचारधारा को विस्तारित पूंजीवाद कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट 2 भी नोट में लॉर्ड बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर भी आने वाले हैं। तो भूमंडलीकरण वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं हम, विस्तारित पूंजीवाद। ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उसको क्या बोलते थे, मैक्रो अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत कहा जाता था, याद है ना आपको। और भूमंडलीकरण वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं, विस्तारित पूंजीवाद। याद रखना, विस्तारित पूंजीवाद शब्द किसने दिया, स्टीगर ने 2002 में। फिर हम देखते हैं पूंजीवाद और समाजवाद, है ना।
पूंजीवाद और समाजवाद दो चरम और विपरीत दृष्टिकोण है। यानी पूंजीवाद समाजवाद एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। जहाँ पूंजीवाद में संपत्ति निजी हाथों में होती है, वहीं समाजवाद में संपत्ति सरकारी हाथों में होती है। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों की पूर्ण स्वतंत्रता और निजी स्वामित्व होता है। जो पूंजीवादी गतिविधि होती है उसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है और संपत्ति का स्वामित्व है वो किन लोगों के हाथ में होगा, निजी लोगों के हाथ में होगा, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में होगा। जबकि समाजवाद में निजी के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। यानी बात हम पूंजीवाद की करें या समाजवाद की करें, पूंजीवाद में क्या होगा, कोई व्यक्ति निवेश करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, संपत्ति पर उसका पूर्णतः स्वामित्व होगा, है ना। उत्पादन के साधनों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, सारी गतिविधियों के निर्णय के लिए पूंजीवाद में व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जबकि समाजवाद में क्या होता है, निजी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, जो भी संपत्ति है, संसाधन है, उन पर सरकार का क्या होता है, पूर्णतः स्वामित्व होता है। उत्पादन के सारे निर्णय भी सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। ओके, मिश्रित पूंजीवाद, जो मिश्रितवाद होता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप है, जिसमें पूंजीवाद के भी तत्व शामिल होते हैं और समाजवाद के भी कुछ तत्व शामिल होते हैं। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों की विशेषता गुणों को हम क्या कहते हैं, अब करेंगे अध्ययन, है ना। वो हम क्या करेंगे, अध्ययन। यानी देखिए सोशलिज्म हो गया आपका, ये क्या है आपका, सोशलिज्म। यानी समाजवाद, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और इन दोनों का मिक्सअप क्या हो गया, मिक्सडिज्म, यानी कि मिश्रितवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पूंजीवाद को पढ़ेंगे अब, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद, एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहते हैं, फादर ऑफ पूंजीवाद कैसे बोलते हैं, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स को। फादर ऑफ पूंजीवाद किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन की गतिविधियां हो रही हों, व्यापार की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर कोई नियंत्रण न हो, प्राइवेट सेक्टर का जो व्यक्ति है पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसको बेचना है, किससे खरीदना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सारे निर्णय कौन है, एक व्यक्ति विशेष यानी पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा ही लिए जाते हैं। जहाँ सरकार की भूमिका क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी सरकार का कोई रोल नहीं होता। संपत्ति संसाधन सभी पर पूंजी निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है और वो ही पूरे निर्णय अर्थव्यवस्था में लेते हैं। बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने का पूरा दायित्व पूंजीपतियों यानी निजी व्यक्तियों पर होता है। सरकार की भूमिका क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यानी पूंजीवाद क्या है, जिसे हम कैपिटलिज्म भी बोल देते हैं। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है आपके, एडम स्मिथ को आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। कोई भी उत्पाद, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सबको देख लीजिए आप, तो इनका उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है। इनको जो भी उत्पादन करना है, जिस चीज़ की फैक्ट्री लगानी वो लगाते हैं, कहाँ लगाना है अपने हिसाब से, कहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस तरीके से सारे निर्णय के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन है उन पर निजी स्वामित्व होगा। निर्माता लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पादन करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो कैपिटलिज्म होता है, उसमें व्यक्ति क्या है ना, वही उत्पादन करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो, जिसकी डिमांड हो, और वहाँ ही उत्पादन करेगा जहाँ की उसको प्रॉपर कंज्यूमर मिले। यानी इस पूरी तरीके से मेन फैक्टर ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ प्रेरित होती है। जब तक उसको उस उत्पादन में, उस व्यवसाय में, उस व्यापार में, उस गतिविधि में कोई लाभ नहीं होगा, वो उस गतिविधि को नहीं करेगा। कहाँ, कैसे, कब, कितना उत्पादन करना है, वो लाभ की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जबकि यदि इसी जगह पर कोई सरकार हो तो वो ऐसी जगह उत्पन्न करेगी जहाँ समाज के लोगों का कल्याण हो, गरीबों वंचितों का कल्याण हो जाए। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। वो अपने उद्योग धंधे, अपने प्लांट हमेशा ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ उनके प्रोडक्ट की डिमांड हो, बेहतर सप्लाई हो, उनको कंज्यूमर्स उपलब्ध हो, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म प्रॉफिट पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है और जितने भी उत्पादन के जो सोर्स होते हैं उन पर निजी स्वामित्व ही होता है। निजी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने, किसी भी कौशल को विकसित करने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी स्किल सीख सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका हो गया आपका, पश्चिमी जर्मनी यानी यूरोप के देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब क्या है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। हालांकि ये लोग क्या हैं जो बाजार की ताकतों से बचने के लिए बड़े सामाजिक कल्याण के उपाय भी अपनाते हैं। यानी पूर्णतः अगर हम वर्तमान में बात करें कि पूर्णतः कोई भी जो इकोनॉमी है या तो वो समाजवादी है, पूंजीवादी है, ऐसा नहीं है ना। तो वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः पूंजीवादी समाजवादी नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं समाज का एक तबका कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है जो बैकवर्ड होता है, उसके कल्याण के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी यदि पिछड़े लोगों के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम यानी यह बोले 90% से अधिक गतिविधियां जो है निजी व्यक्तियों के हाथों में ही सौंपी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। क्या है इसकी विशेषता? पहली विशेषता, संपत्ति का निजी स्वामित्व और विरासत का कानून। संपत्ति का निजी स्वामित्व और विरासत का कानून। पूंजीवाद की मूल विशेषता यह है कि सभी संसाधन, चाहे भूमि, पूंजी, मशीन, खदान, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहते हैं। यानी उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, ये क्या है, उत्पादन के साधन है। तो इनका पूरा स्वामित्व, ओनर इनका कौन होता है, निजी व्यक्ति होता है। मालिक अपनी इच्छा के अनुसार इन संसाधनों को रखने, बेचने, उपभोग करने का अधिकार होता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, संपत्ति इनके वारिसों को हस्तांतरित कर दी जाती है सरकार में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पसंद और उद्यम की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान पर कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। यानी इनको कहाँ अपना प्लांट लगाना, ये खुद से निर्णय लेंगे। किस चीज़ का उत्पादन करना, खुद निर्णय लेंगे, क्योंकि ये वही निर्णय लेंगे जिससे इनको क्या हो, प्रॉफिट हो। उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार कोई वस्तु खरीदने के लिए क्या स्वतंत्र होता है। प्राइवेट क्षेत्र में पूंजीवाद में क्या होता है, कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। मान लो कोई कैडबरी या टॉफी है, तो उसी टॉफी को कई सारे प्लांट, कई सारे जो उद्यमी हैं उत्पाद कर रहे हैं। तो उपभोक्ता के पास भी तो विकल्प होंगे कि हम कौन सी टॉफी लें जो हमको पसंद होगी। जितने विकल्प होंगे उतने सारे हमको क्या है, क्वालिटेटिव चीज़ मिलेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकल्पों की भी क्या होती है, अधिकता होती है, क्योंकि निजी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं अपना कार्य करने के लिए। तो उसमें कोई भी अपना कार्य करेगा, सबके अपने अपने प्रोडक्ट होंगे, तो हमारे पास भी तो विकल्प होंगे चुनने के लिए कि हमें किस कंपनी के शूज खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका लाभ का उद्देश्य, यानी ये लाभ प्रेरित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे लाभ प्रेरक शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति, संगठन केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो उच्च लाभ सुनिश्चित करते हैं। यानी ये केवल वही प्रोडक्शन करेंगे जिससे इनको क्या होगा, लाभ होगा। बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करते। श्रम विभाजन होता है इनमें, यानी श्रमिकों की छटनी। जो स्किल्ड है उनको स्किल्ड वर्क दिया जाएगा, जो अनस्किल्ड है उनको अनस्किल्ड वर्क दिया जाएगा। यानी स्किल के अनुसार, कौशल के अनुसार काम भी देते हैं। विशेषज्ञता का पालन होता है, बहुत ही स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग इनमें चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको लाभ प्रेरित इनका कार्य है। प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए ये उतना ही क्या करते हैं, बेहतर चीज़ों को रखते हैं। जबकि एक सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो एक ऐसे व्यक्ति को भी, मनरेगा मजदूर को भी काम पर रख लिया जाएगा अनस्किल्ड वर्क के लिए, जबकि यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है ये उसको नहीं रखेंगे, है ना। तो इनका एक सुनहरा नियम है, वो है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। फिर देखते हैं मुक्त प्रतिस्पर्धा, यानी उत्पादक और कारक बाजार दोनों मुक्त प्रतिस्पर्धा है। उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र है और जो उपभोक्ता है खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जब उसके पास विकल्प होंगे तो उसका मान इस दुकान से ले या इस दुकान से ले या इस दुकान से ले, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसको यहीं से खरीदना है। ठीक है, सरकार या कोई प्राधिकरण फर्मों को बाजार में खरीदने बेचने से नहीं रोक सकता। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या होती है, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। आपने मार्केट जाके देखा होगा ना, चाहे सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लिए, एक ही सब्जी बहुत सारी और जो ठेले वगैरह होते हैं उन पर रखी रहती है। तो अपने अपने उनके क्या होते हैं, रेट होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो आपको जो पसंद है वहाँ ले सकते, कोई प्रतिबंध तो नहीं होता ना आपके पास, यही होता है ना। फिर होता है मूल्य तंत्र, किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दिल होता है, प्राइज का पूरा जो सिस्टम है ना। सभी आर्थिक गतिविधियों को मूल्य तंत्र यानी कि मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बाजार शक्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो मूल्य तंत्र है वो डिमांड और सप्लाई की शक्तियों से क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है। अब देखते हैं हम इनमें सरकार की भूमिका कितनी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र नियंत्रित करता है। इसमें सरकार की सीमित भूमिका होती है। सरकार बुनियादी सेवाएं, रक्षा जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, सोशल हेल्थ हो गया और एजुकेशन, इनको प्रदान करती है बस। यानी बुनियादी सेवाओं को छोड़कर सारे कार्य पूंजी यानी निजी व्यक्तियों के हाथ में ही होते हैं। आय की असमानताएं होती हैं इनमें। ऑब्वियसली जब पूंजीपतियों के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथ में संपत्ति का केंद्र होगा तो समाज में असमानता होगी, है ना। तो पूंजीवादी समाज दो वर्गों में बटा होता है, पास यानी जिनके पास संपत्ति है और पास नहीं जिनके पास संपत्ति नहीं है। यानी अधिकांश लोगों के पास संपत्ति का बहुत कम भाग होता है, जबकि थोड़े लोगों के पास संपत्ति का बहुत अधिक भाग होता है। इसमें क्या होता है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। यही क्या है, इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देखें कि इसके गुण क्या हैं। स्वचालित कार्य यानी ऑटोमेटेड वर्क होता है इसमें। बिना सरकारी हस्तक्षेप के आर्थिक अर्थव्यवस्था स्वचालित रूप से क्या करती है, कार्य करती है। संसाधनों कुशल उपयोग होता है। संसाधनों को क्या कहते हैं, इष्टतम दोहन करते हैं, है ना। और क्या, कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहन। पूंजीवादी सेक्टर हमेशा से प्रॉफिट के लिए कार्य करता है। इसके लिए ये उद्यम को बहुत ही मेहनत से और कड़ी मेहनत से कार्य करते हैं। कोई भी इनमें आलस नहीं रहता, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, तो किसी और का कंट्रोल तो है नहीं, खुद की इनकी पूंजी है, खुद को कार्य करना है, खुद को प्रॉफिट कमाना है, इसलिए जी जान से क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आर्थिक प्रगति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और उत्पादकता का स्तर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कि कई लोग उत्पादन के लिए होते हैं, है ना, तो उत्पादक का स्तर अधिक होता है, रोजगार सृजन भी होता है, डिमांड सप्लाई का फैक्टर बना रहता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता संप्रभुता। यानी क्या होता है, मार्केट उपभोक्ताओं से भरी होती है। सभी उत्पादन गतिविधि का उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होता है। जब तक आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा, वो नहीं खरीदेगा। पूंजी निर्माण की उच्च दर, बचत और निवेश में वृद्धि से अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं, तो बचत भी होती है। फिर बचत का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और क्षेत्र में, तो पूंजी निर्माण की क्या होती है, उच्च दर बनी रहती है। ओके, फिर क्या है, नई प्रौद्योगिकी का विकास। लाभ का लक्ष्य होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादक नई तकनीक पर निवेश करते हैं और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यानी प्रॉफिट जब उनको होता है तो ये निवेश भी करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पर और क्वालिटेटिव वस्तुओं पर उत्पादन करते हैं। ठीक है, पूंजीवाद के हम दोष देखेंगे कि क्या दोष है। पहला दोष, धन और आय का संकेंद्रण, यानी अमीर और अमीर, गरीब और अमीर। संपत्ति का अधिकांश भाग कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। ठीक है, पूंजीवाद धन और आय को कुछ हाथों में केंद्रित करता है। इस तरह आय की असमानताओं को बढ़ाता है। संसाधनों की बर्बादी होती, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अनावश्यक उत्पादन भी होता है। विज्ञापन और उत्पादों के दोहराव पर बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। फिर वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। पूंजीवादी वर्ग संघर्ष क्यों ले जाता है, क्योंकि यह समाज को पूंजीपतियों और श्रमिकों में बांट देता है। यानी पूंजीपतियों और श्रमिकों में हमें संघर्ष देखने को मिलता है कि पूंजीपति लाभ के दृष्टिकोण से काम करते हैं और श्रमिकों की स्वास्थ्य की दशाओं का या लाभ का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। व्यापार चक्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, व्यापार चक्र प्रणाली लगातार हिंसक, आर्थिक उतार चढ़ाव और संकट की ओर ले जाती है। कोई भी इकोनॉमी है, उत्पादन हो रहा है, डिमांड सप्लाई चल रही है, तो आर्थिक उतार चढ़ाव तो हमको देखने को मिलते ही है। गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, प्रतिस्पर्धा बड़ी होती है। कुछ कंपनी का प्रोडक्ट आ गया तो हमें से और बेहतर प्रोडक्ट बनाए, तो फिर पुराने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको नष्ट करना पड़ेगा, रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, संसाधनों की बर्बादी होती है। लाभ कमाने की संभावना होने पर हानिकारक वस्तुओं का भी क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक है, अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद के कौन थे, एडम स्मिथ। समाजवाद के कार्ल मार्क्स हैं। समाजवाद आर्थिक गतिविधियों पर कुल नियोजन, सार्वजनिक स्वामित्व और राज नियंत्रण की एक प्रणाली। समाजवाद में क्या होता है, पूरा नियोजित कार्य किया जाता है, प्लान्ड वे में। सार्वजनिक स्वामित्व होता है संसाधनों पर और राज्य का क्या होता है, इस पर नियंत्रण होता है। ये तीन विशेषताएं क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं बताइए, तो कुल नियोजन होगा, सेकंड सार्वजनिक स्वामित्व, तीसरा राज नियंत्रण। ओके, जनक कौन है, कार्ल मार्क्स जी। ये देखिए, फादर ऑफ सोशलिज्म के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। और कैपिटलिज्म के कौन थे, एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमी के कौन थे, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है समाजवाद।
समाजवाद को ऐसे समाज को संगठित करने के तरीके के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें उद्योग सरकार के क्या होते हैं, स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियोजित अर्थव्यवस्था, आदेशित या निर्देशित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो स्वामित्व और नियंत्रण जो होता है संसाधनों पर, उद्योगों पर, वो सरकार का होता है। ठीक है, इसको हम नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग होती है इसमें। और आदेशित और निर्देशित व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ओके, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का स्वामित्व संचालन सरकार के पास होता है। सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे लोक कल्याण क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यानी इनका जो भी उद्योग हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका स्वामित्व संचालन किसके पास होगा, सरकार के पास। दूसरा फैक्टर, ये लोक कल्याण को उद्देश्य कार्य करते हैं। आय और धन के वितरण में समानता और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। रूस हो गया, चीन, वियतनाम हो गया, पोलैंड, क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। वर्तमान में पूरी तरीके से कोई भी अर्थव्यवस्था समाजवादी या पूंजीवादी नहीं है। ठीक है, ये देखो क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कमांड किसके ऊपर रहता है, सरकार के पास रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कमांड जो है सरकार के पास रहता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। सारे निर्णय कौन लेगा, सरकार। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी या कमांड निर्देशित आदेशित अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। ठीक है, अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे कि क्या है इनकी विशेषताएं। तो इनकी विशेषताओं में पहला क्या है, उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार उसका क्या होगा, प्राधिकरण होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्रीय योजना और नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है नियोजन। पूरी प्लानिंग के साथ कार्य किया जाता है। सभी निर्णय जो है केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा क्या लिए जाते हैं और अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य समाज कल्याण, यानी निवेश की योजना इस तरह से बनाई जाए कि लाभ समाज को बड़े पैमाने पर इसका लाभ हो, यानी ये लाभ समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई अर्थव्यवस्था है। फिर हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा न होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है क्योंकि सिर्फ सरकार ही करता धरता है, प्राइवेट निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी नहीं है। तो फिर प्रतिस्पर्धा किस में, सरकार में। सरकार में कौन प्रतिस्पर्धा करेगा, वो तो खुद सरकार ही है। जब बाजार में प्राइवेट सेक्टर कूदेगा तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। अंबानी का अलग उत्पादन, अडानी का अलग उत्पादन, टाटा का अलग, बिरला का अलग, तब होगा ना कंपटीशन। लेकिन सिर्फ सरकार ही है तो वहाँ कंपटीशन की कोई संभावना है ही नहीं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर राज्य का क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। और जब कंपटीशन नहीं होगा तो फिर उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि हमको वही सरकार ही उत्पन्न कर रही है तो हमें उसी एक कंपनी के, उसी एक क्वालिटी के चीज़ों को क्या होता है, खरीदना होता है। जब बाजार में निजी व्यक्तियों की भागीदारी होती है तो हमारे पास विकल्प भी होते हैं। फिर हम देखते हैं मूल्य नियंत्रण का अभाव। मूल्य निर्धारण प्रणाली केंद्रीय नियोजन प्रणाली के नियंत्रण और विनिमय के काम करती है। इनमें क्या होता है, केंद्र का नियोजन और विनिमय होता है, नियंत्रण होता है। आय की समानता। समाजवाद की अन्य अनिवार्य विशेषता जो है क्या है, समाज कल्याण के उद्देश्य कार्य करता है। तो इसका कार्य असमानताओं को दूर करना और कम करना, जिसे समाजवाद निजी संपत्ति और विरासत का कानून इसमें मौजूद नहीं होता है। ना इसमें किसी के पास निजी संपत्ति मिलेगी। जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो उसके बाद उसके पास ही वो संपत्ति क्या है, हस्तांतरित नहीं होगी। यानी ये असमानता को बढ़ाने पर क्या कहता है, जोर देता है। फिर अवसर की समानता। समाजवाद सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण फ्री में उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है, उसको सबको समान अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी सभी को स्वास्थ्य की, शिक्षा की और स्किल यानी कि कौशल की ट्रेनिंग फ्री में जब सरकार द्वारा दी जाएगी तो सभी के लिए समान अवसर भी उपलब्ध होंगे। ये वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर विश्वास करते हैं, यानी कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष हो रहा था, लेकिन यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होता है क्योंकि पूरी सर्वा सरकारी होती है। चाहे उत्पादन करना हो, वितरण करना हो, है ना, समाज कल्याण के कार्य करने हो, तो सारा जो भी दारोमदार सरकार के पास ही होता है। एक सच्चे समाजवादी समाज में जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, सभी की आर्थिक स्थिति लगभग क्या होती है, समान ही होती है। अब हम समाजवाद के गुण देखेंगे कि क्या गुण हैं। पहला तो असमानता में कमी आती है क्योंकि निजी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता और शोषण की
कोई गुंजाइश नहीं होती। संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन करता है। केंद्रीय जो योजना प्राधिकरण होता है वो संसाधनों को नियोजित तरीके से आवंटित करता है, अपव्यय को कम करता है। पूर्व नियोजित तरीके से क्या होता है, इसमें नियोजित किया जाता है, यानी पूरी प्लान्ड इकोनॉमी चलती है। वर्ग संघर्ष नहीं होता है। समानता की स्थापना होगी तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है। अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। व्यापार चक्र का अंत। योजना प्राधिकरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। इसे आर्थिक उतार चढ़ाव से क्या होता है, बचा जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे समाज कल्याण। जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है समाज कल्याण को बढ़ावा देती है, आर्थिक असमानता में कमी लाती है, व्यापार चक्र से बचने का प्रयास करती है, उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है, शोषण मुक्त समाज होता है, वर्ग विहीन समाज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला दोष देखने को मिलता है हमको लाल फीताशाही और नौकरशाही का। जैसा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्णय लिया जाता है, कई अधिकारियों की स्वीकृति और फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जाने में क्या लगता है, समय लगता है, और लाल फीताशाही की ओर क्या है, ये ले जाता है। जब भी आप सरकारी ऑफिस में किसी में काम कराने जाएंगे तो बहुत ही लेट लतीफ़ी का आपको सामना करना पड़ेगा। एक ऑफिसर बोलेगा ये काम उसका है, वो बोलेगा ये काम उसका है, एक बोलेगा इसका कहाँ है, तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती रहेंगी और आपके काम समय पर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसे ही बोलते हैं लाल फीताशाही और नौकरशाही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोत्साहन का अभाव। समाजवाद की प्रमुख सीमा यह है कि यह प्रणाली जो है दक्षता के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती। जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ सरकार ही उत्पन्न करती है, सरकार ही पूरी सर्विस हरबा होती है, तो यहाँ पर जो हमें एफिशिएंसी में कमी देखने को मिलती है। यानी दक्षता के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यानी किसी भी वर्कर ने, किसी भी अधिकारी ने अच्छा कार्य किया तो उसको क्या इंसेंटिव दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेहतर कार्य हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमें प्रोत्साहन की कमी देखने को मिलती है। पसंद की सीमित स्वतंत्रता। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर पसंद की स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते हैं। यानी सरकारी उत्पादन की सर्विस हरवा, तो फिर जब हमारे लिए मार्केट में बहुत सारे विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर पसंद और नापसंद का सवाल कैसा। एक ही प्रोडक्ट है, उसी को उठा के ले आना है। यानी हमारे पास विकल्पों की सीमित क्या होती है, सीमितता होती, कोई विकल्प नहीं होता। शक्ति का संकेंद्र सरकार के, केंद्रीय सरकार के हाथों में होता है। निजी आर्थिक निर्णय लेने में कोई पहल नहीं करता है। राज्य क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और शक्ति के दुरुपयोग की भी क्या रहती है, संभावना रहती है। ये पूरा क्या है ना, ये इकोसिस्टम रहता है पूरा प्लांट वे में देखेंगे। देखिए ये आपका क्या हो गया, समाजवाद हो गया, ये हो गया आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद में आपको प्योर कंपटीशन देखने को मिलेगा, जबकि समाजवाद में आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बीच में जो होता है वो आ जाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद के उदाहरण हो गया आपके चीन, नॉर्थ कोरिया। पूंजीवाद में अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, और अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो हमारा इंडिया आ जाता है उसमें। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में क्या होता है, जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है, दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है। यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, मिलजुल कर सह अस्तित्व से कार्य करते हैं, आर्थिक विकास की दिशा में एक साथ काम करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मेल ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह पूंजीवाद समाजवाद दोनों की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों और सरकार के पास होता है। यानी जब दोनों के गुण होंगे तो कुछ स्वामित्व सरकार का होगा, कुछ व्यक्तियों का होगा। भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हम देखेंगे। पहली विशेषता है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। यानी दोनों को खरीदने, उपयोग करने और ट्रांसफर करने का क्या होता है, अधिकार होता है। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास भी होगा, निजी व्यक्ति के पास भी होगा। संसाधनों को खरीदने, बेचने, उपयोग करने सबका निर्णय दोनों द्वारा मिलकर लिया जाता है। दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। आर्थिक योजना। केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आर्थिक योजना तैयार करता है।
राष्ट्रीय योजनाएं सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं। जो केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण है वो क्या करता है, आर्थिक योजनाएं बनाएगा, सरकार योजनाएं तैयार करेगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। सामान्य स्तर पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र योजना में निर्धारित उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्य के अनुसार आपको कार्य करते हुए नजर आएंगे। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही क्या है, मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें आर्थिक समस्याओं का समाधान हमको देखने को मिलता है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप 3 सवाल कीजिए, आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा समझ में आ जाएगी। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और कैसे वितरित करना है। इन समस्याओं को मूल तंत्र के साथ साथ राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से हल किया जाता है। मूल तंत्र यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर इसका क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा प्लांट लगाया जाए, क्या उसमें उत्पादन किया जाए, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इस तरीके से अर्थव्यवस्था की समस्या को क्या करते हैं, समाधान किया जाता है। स्वतंत्रता और नियंत्रण। हालांकि निजी क्षेत्र को संसाधनों के मालिक होने, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने और उन्हें वितरित करने की स्वतंत्रता, आर्थिक गतिविधियों पर समग्र नियंत्रण सरकार के पास है। यानी बिना सरकार के डिसीजन के ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाती है निजी क्षेत्र की, कि कहाँ कैसे उनको कौन सा प्लांट लगाना है, कितना करना है। यानी दोनों का ही कहीं ना कहीं मिला जुला इनमें क्या होता है, रूप होता है। फिर हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। तीव्र आर्थिक विकास होता है जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर दोनों ही कार्य करेंगे तो तीव्र आर्थिक विकास होगा, है ना। संतुलित आर्थिक विकास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजी जो निजी व्यक्ति होगा लाभ के लिए कार्य करेगा और सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करेगी, तो संतुलित विकास हो जाता है। कृषि उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, ग्रामीण और शहरी वस्तुओं के बीच क्या होता है, संतुलन को हमको क्या आता है, बढ़ावा मिलता है। संसाधनों का उचित उपयोग होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार संसाधनों का उचित उपयोग क्या करती है, सुनिश्चित करती है। सरकार अधिकांश महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रत्यक्ष और निजी क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करती है। फिर आर्थिक समानता देखते हैं। सरकार क्या है, आर्थिक समानता लाने के लिए, आयकर लगाने के लिए कराधान की प्रगतिशील दरों का उपयोग करती है। यानी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इन पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। यानी प्रगतिशील कर ऐसे होते हैं जो अपनी आय के साथ बढ़ते हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स की रेट भी बढ़ेगी, इसे बोलते हैं हम प्रगतिशील कर। ये ज़्यादातर डायरेक्ट करों में ही होता है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो डायरेक्टली आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ओके। समाज को विशेष लाभ। सरकार न्यूनतम मजदूरी पर कानून बनाकर राष्ट्र ने उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, चाहे वो आपके पीडीएस की दुकानें हो, मनरेगा हो, इन सारे कार्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और ये सरकार द्वारा श्रमिकों और कमजोर हितों के कल्याण के लिए क्या किए जाते हैं। जैसे कोविड-19 में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज दिया जा रहा है लोगों को, है ना, फ्री में, मुफ्त में, तो वो यही है, राशनिंग, है ना, पीडीएस द्वारा। समन्वय की कमी। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष देखेंगे कि इसमें क्या हमको दोष देखने को मिलते हैं। तो मेन दोष हमको यही देखने को मिलता है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय की यानी कोऑर्डिनेशन की हमको कमी देखने को मिलती है। सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के व्यक्ति के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। दोनों अलग अलग उद्देश्य के तहत कार्य करते हैं। एक का काम है लाभ कमाना, दूसरे का काम है सामाजिक कल्याण करना। इससे समन्वय में समस्या देखने को मिलती है। फिर दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण। यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार और निजी दोनों को सामाजिक कल्याण दिशा में पूरक भावना के साथ काम करना चाहिए, लेकिन वे अपनी गतिविधि में क्या कंपटीशन रखते हैं, है ना। अक्षमता यानी एफिशिएंसी की कमी देखी जाती है। सुस्त नौकरशाही रहेगी, जब सरकार के कंट्रोल में रहेगी तो फिर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो सुस्तता से कार्य करते हैं। लाल फीताशाही यानी काम की लेट लतीफ़ी, एक टेबल से दूसरे टेबल पर काम का क्या है ना, पहुंचते जाना और काम को समय पर पूर्ण न होना। प्रेरणा की कमी देखने का सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश एकदम अच्छे बने। आपने सुना हुआ कि सरकारी क्षेत्र की ये कंपनी डूब गई, घाटे में चली गई, ये वो। जैसे कि अभी जो BSNL इसको सरकार ने फिर से बहुत सारा बूस्टर डोज दिया है ताकि ये इनको सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर ये क्या है, नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर सके। तो इसमें हमें अक्षमता के कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। सुस्त नौकरशाही मिलेगी आपको, यानी ढंग से क्रिएटिव रूप से काम नहीं होगा। लाल फीताशाही और प्रेरणा की कमी देखने को हमको मिलती है। राष्ट्रीयकरण का डर भी रहता है। जितने भी निजी उद्यम हैं तो उनको अपने उद्यम करने में ये डर रहता है कि कहीं सरकार उनकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ना कर दे, जिससे वो व्यवसाय संचालन और जो नए नए इनिशिएटिव लेने में क्या होते हैं, डरते हैं, उनको हतोत्साहित करती हैं ये सारी चीज़ें। बढ़ती है असमानता। संसाधनों का स्वामित्व, विरासत के कानून
और लोगों के लाभ के मकसद अमीर और गरीब के बीच की खाई को क्या करते हैं, चौड़ा करते हैं। यानी निजी क्षेत्र हमेशा से प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। अधिकांश संपत्ति के भाग कुछ लोगों के ही हाथ में संकेंद्रित हो जाता है, इससे असमानता का स्तर बढ़ता है। पूंजीवाद की असमानता और समाजवाद की अक्षमता मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी कि पूंजीवाद में जो असमानता हमको देखने को मिल रही थी, समाजवाद में जो अक्षमता हमको यानी लाल फीताशाही देखने को मिल रही थी, वो हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है कि ये पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को क्या है, मिश्रित रूप है। ये दोनों का ही क्या है, मिश्रित रूप है। ये हम देखेंगे कंपैरिजन, तो फीचर दिए गए हैं और ये अर्थव्यवस्था है। ये पूंजीवाद, समाजवाद, मिक्स्ड। तो ओनरशिप की अगर बात करें, प्रोडक्शन पर ओनरशिप किसका होता है, तो पूंजीवाद में प्राइवेट क्षेत्र का, समाजवाद में सरकार का और मिक्स में दोनों का। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, जो इकोनॉमी का जो उद्देश्य होता है, पूंजीवाद में लाभ कमाना होता है, समाजवाद में सामाजिक कल्याण होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण और लाभ कमाना दोनों होते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान कौन करता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है उसमें वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है, लेसिस फेयर के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जबकि समाजवादी में सेंट्रल प्लान पूर्णतः केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण होता है और मिश्रित में दोनों की भूमिका पाई जाती है, यानी केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण भी होगा और मुक्त बाजार तंत्र भी होगा। गवर्नमेंट के अगर रोल की बात करें, गवर्नमेंट के अगर हम रोल की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आंतरिक रेगुलेशन है, जैसे कि रक्षा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, इन चीज़ों पर सरकार का आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्णतः रोल यानी पूर्णतः क्या होता है, रेगुलेशन होता है, और निश्चित अर्थव्यवस्था में लिमिटेड रेगुलेशन होता है सरकार का, यानी सीमित भूमिका होती है। अगर हम इनकम यानी जो आय का जो वितरण है उसकी बात करें तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमान होता है, समाजवाद में समान होता है और मिश्रित में कम असमान होता है। उद्यमों के प्रकार देखें तो पूंजीवाद में प्राइवेट उद्यम मिलेंगे आपको, समाजवाद में सरकारी उद्यम मिलेंगे, मिश्रित में आपको प्राइवेट और सरकारी उद्यम दोनों ही मिलेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम देखें, यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है, तो पूंजीवाद में पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, समाजवाद में स्वतंत्रता की कमी देखने को मिलती है और मिश्रित में सीमित स्वतंत्रता पाई जाती है आर्थिक गतिविधियों की, है ना। मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है पूंजीवाद में, पूंजीवाद में असमानता देखने को मिलेगी, समाजवाद में अक्षमता देखने को मिलेगी और इन दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवाद की प्रमुख समस्या असमानता है, समाजवाद की अक्षमता, ये दोनों ही समस्या मिलकर कहाँ आ जाती हैं, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाती है। तो हमने क्या है यहाँ पे कंपैरिजन देखा तीनों अर्थव्यवस्थाओं का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना।